नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आपका अंकित आप सभी का सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर पर वेलकम करता हूं। तो आप लोग हेडिंग देख ही रहे होंगे। आज की हेडिंग क्या है कि एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, जिसको हिंदी में कहते हैं गॉस के नियम का अनुप्रयोग। हिंदी में कहेंगे गॉस के नियम का अनुप्रयोग। गॉस के नियम का अनुप्रयोग, नियम का अनुप्रयोग। चलिए देखिए, पिछले टॉपिक में, पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने आपको पढ़ाया था कि गॉस लॉ क्या होता है। चलिए थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं, गॉस लॉ है क्या। देखिए, गॉस लॉ को समझने के लिए हमें एक गॉसियन सतह बनानी पड़ेगी। हमने एक मान लिया क्या है कि गॉसियन सतह है। इस गॉसियन सतह के भीतर हमने चार्ज रखे हैं। मान लीजिए हमने Q1, Q2, Q3 ऐसे करके कई सारे चार्जेस हैं। तो गॉस का नियम कहता है कि इस गॉसियन सतह के सापेक्ष, इस गॉसियन सतह के लिए जो वैद्युत फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, वो किसके बराबर होगा। इस गॉसियन सतह के भीतर जितने भी आवेश हैं आप सबको जोड़ लीजिए। तो हमने उसके लिए ले लिया सिग्मा क्यों ले लिया और इसका 1/ε0 से डिवाइड कर दिया, या कह सकते हैं कि कुल आवेशों का 1/ε0 गुना ही वैद्युत फ्लक्स के बराबर होता है। तो देखिए ये तो आपका हो गया, गॉस का लॉ हो गया। अब देखिए गॉस के लॉ आपने तो देख लिया। अब इसके दो अनुप्रयोग एनसीईआरटी में देखिए 3 हैं, लेकिन यूपी गवर्नमेंट ने जो 30% सिलेबस को रिड्यूस किया हुआ है, उसमें से आपका जो तीसरा वाला एप्लीकेशन है वो कट चुका है। तो हम इस टॉपिक पे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में हम लोग 2 एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं। तो उसमें हमारा पहला क्या है, तो हेडिंग आप लोग डालेंगे। अच्छा, एक बात और आप सभी को हर बार की तरह इस बार भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बुक्स कौन कौन से आपको प्रेफर करने हैं। देखिए एनसीईआरटी जो है, इससे आप सिलेबस को देखेंगे, और बालाजी प्लस नगीन पब्लिकेशन की जो बुक है, इनको आप सिलेबस के लिए आप इनको नोट्स बनाएंगे और क्वेश्चन तो मान लीजिए हम कराएंगे ही। तो फॉर नोट्स आप इस बुक को प्रेफर कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप सभी हेडिंग डाल लीजिए। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में जो हमारा पहला अनुप्रयोग है, लिखेंगे हेडिंग में अनंत लंबाई के, अनंत लंबाई के, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार, एक समान आवेशित तार, आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके, चलिए समझते हैं इस बात को। कैसे समझते हैं, देखिए
अगर आप इंग्लिश में भी हेडिंग डालना चाहें तो इंग्लिश में आप डाल सकते हैं कि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्ट्रेट वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, इस तरीके से आप डाल सकते हैं। फिलहाल आप हिंदी में हेडिंग डाल दीजिए कि अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया, तो इसमें आप इंपॉर्टेंट साइन आप रिगार्ड कर लीजिए। तो चलिए समझते हैं कैसे हमें इसको डिराइव करना है। देखिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक अनंत लंबाई का हमने एक तार लिया इनफाइनाइट लेंथ की, हमने क्या किया कि एक तार ले लिया, ये तार तो हो गया आपका। अब इस पे कहा गया कि एक समान आवेशित तार होना चाहिए, तो हम इसको आवेशित कर देते हैं, एक समान आवेशित कर देते हैं हम। एक समान हमने इसको आवेशित कर दिया। अगर मैं आपसे पूछूं कि आवेश का वितरण किस तरीके से, तो मैंने आपको 3 प्रकार का आवेश का वितरण पढ़ाया था, जिसमें से पहला था कि रेखीय आवेश वितरण। तो आप देख रहे हैं कि जो तार है एक रेखा के रूप में है, इसमें जो हम वितरण कर रहे हैं वो कैसा है, रेखीय आवेश वितरण हो रहा है। और रेखीय आवेश घनत्व तो मैंने आपको बताया था कितना होता है, लैम्डा। तो यहाँ पे हम एक चीज लिख सकते हैं कि हमारा जो लैम्डा है वो किसके बराबर है, Q अपॉन L के, Q अपॉन L के है। अब हम यहाँ पे एक बात ध्यान में रखेंगे, हम यहाँ पे एक गॉसियन सतह बनाएंगे, क्योंकि हमें जो ये प्रूव करना है वो गॉस के नियम से करना है। अगर गॉस के नियम से हमें करना है तो हमें एक गॉसियन सतह बनानी पड़ेगी। तो चलिए गॉसियन सतह हम बनाते हैं, एक गॉसियन सतह हम बनाएंगे यहाँ पे। एक गॉसियन सतह बनेगा, सतह जो होगी वो सिलेंड्रिकल होगी, सिलेंडर के आकार का बनेगा। एक सिलेंडर के नुमा यहाँ पे आपका हम गॉसियन सतह कंसीडर करेंगे। ओके, ये जो आप सिलेंडर देख रहे हैं ये आपका गॉसियन सतह है, गॉसियन सरफेस है। और सिलेंडर जैसा है तो सिलेंडर की त्रिज्या कोई ना कोई होगी, तो हमने इसकी त्रिज्या को r मान लिया है। स्मॉल r क्या है, इसकी गॉसियन जो सतह है उसकी त्रिज्या है। और इसकी लंबाई जो ऊंचाई है, लंबाई ना कहें हम इसको ऊंचाई कहें, इसकी ऊंचाई को मैंने l ले लिया, इसकी ऊंचाई को मैंने l ले लिया। और l आपका यही है जो लंबाई मैंने यहाँ कंसीडर किया हुआ है कि लैम्डा बराबर Q अपॉन L जो है, वहाँ पे L आपका क्या है कि गॉसियन सतह की ऊंचाई है। यहाँ से अगर आपसे पूछूं कि Q बराबर कितना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप बताएंगे कि Q बराबर हो जाएगा आपका लैम्डा L होगा। ओके, आप चाहें तो इसको इक्वेशन नंबर 1 ले सकते हैं, यहाँ पे मैंने ले लिया इसको समीकरण 1। इतनी बात समझ में आ गई। देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हमने क्या किया, एक बार फिर से समझ लीजिए। हमने एक समान आवेशित तार लिया अनंत लंबाई का, एक गॉसियन सरफेस हमने मान लिया, गॉसियन सतह लिया। इस सतह की जो ऊंचाई है वो L मैंने लिया है, लंबाई नहीं कहेंगे आप पे, ऊंचाई कहेंगे, क्योंकि सिलेंडर में ये चीज़ H होती है। तो H ना लेकर के मैंने L लिया हुआ है। और R क्या है, इसकी त्रिज्या है। इतनी बात समझ में आ गई, तो आगे बढ़े। देखिए एक चीज और यहाँ पे देखेंगे, हम यहाँ पे 2 खंड लेते हैं। एक खंड चलिए मैंने यहाँ पे ले लिया, एक छोटा सा पार्ट मैंने कट किया जो कि DA है। इस DA का जो एरिया वेक्टर होगा वो ऊपर की साइड होगा। वो किधर होगा,
ऊपर की साइड में होगा। और आपको पता है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा होगी वो इस तार से दूर होगी, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। तो यहां से क्या दिखाएंगे, इससे दूर होगी ई की दिशा। अगर आप ध्यान से देखें स्लॉट 1 को, एक जो खंड मैंने एक लिया हुआ है, इसको प्रथम खंड हम लेते हैं। प्रथम खंड में अगर हम देखें कि डीए ऊपर की साइड में है और ई किधर है, दाहिने साइड में आपको दिख रहा है, राइट साइड में दिख रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं इनके बीच में एंगल कितना है, तो आप कहेंगे 90 डिग्री है। इतनी बात आपको समझ में आ गई है? ठीक, देखिए आगे। अब हम दूसरा खंड लेते हैं, यहां पे लेंगे दूसरा खंड। दूसरा खंड चलिए मैंने यहां पे ले लिया। इस खंड के लिए जो डी ए है उसकी दिशा भी इधर दाहिने साइड में होगी, और आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज है तो ई की भी दिशा भी इधर ही होगी। ओके, आप देख रहे हैं यहां पे कि डी ए और ई दोनों समांतर हैं, और जब दो सदिश समांतर में होते हैं तो उनके बीच में एंगल कितना बनता है, थीटा बराबर 0 डिग्री बनता है। ये बात भी आपको समझ में आ गया। अब देखिए जैसे, चलिए यहां पे लेंगे तो लिखेंगे गॉस के नियम से, गॉस के नियम से, नियम से ये अभी रुक जाइए, अभी ना लिखें आप। मैं अगर आपसे पूछूं कि इसका फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स कितना होगा, तो आप कहेंगे कि सरफेस इंटीग्रल पहले पार्ट का ई डी ए प्लस सरफेस इंटीग्रल सेकेंड पार्ट का ई डी ए, ई वेक्टर डॉट डी ए, आप वेक्टर ले लीजिए, के बराबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे अगर आप देखोगे पहले पार्ट के लिए, अगर हम पहले पार्ट के लिए देखेंगे तो थीटा बराबर 90 डिग्री है, तो यहां पे लिखेंगे कि ई डी ए कॉस 90 डिग्री प्लस सेकेंड पार्ट के लिए देखेंगे तो थीटा बराबर 0 है, तो यहां से लेंगे कि सरफेस इंटीग्रल सेकेंड पार्ट के लिए ई डी ए कॉस 0 डिग्री। आपको पता है कि कॉस 90 बराबर 0 होता है, तो पूरा पार्ट कैंसिल हो जाएगा। और आप जानते हैं कि कॉस 0 का मान 1 होता है, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि फाई ई बराबर ई सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी ए हो जाएगा। हम यहां से लिखेंगे कि गॉस के नियम से। अब देखिए गॉस ने हमें क्या बताया था, गॉस के नियम से, गॉस के नियम से, तो गॉस ने बताया था कि जो हमारा फाई ई होगा वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। तो लिख देते हैं आप, यहां से हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए। ओके, तो समीकरण 1 से आप देखिए यहाँ पे, समीकरण 1 में मैंने एक चीज़ लिया है कि क्यू बराबर लैम्डा एल होता है, तो इस क्यू के स्थान पे हम लैम्डा एल भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, समीकरण 1 से हम लिखेंगे क्यू के स्थान पर लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर, यहाँ पर देखिए आपको ई जो दिख रहा है वो क्या है, एक कांस्टेंट है। तो इंटीग्रेशन में हम करते क्या है कि कांस्टेंट को हम बाहर ले लेते हैं,
हम कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे, फिर सरफेस इंटीग्रल हम निकालेंगे किसका, डीए का। सरफेस इंटीग्रल हम निकालेंगे डीए का, तो डीए का और इंटीग्रल करेंगे तो कट के क्या हो जाएगा, ए आ जाएगा। आपको पता है कि इंटीग्रेशन और डी, जैसे कि यहाँ पे अगर आपका इंटीग्रेशन है और डी है आपस में तो एक कैंसिल आउट हो जाता है, तो ए आप निकाल रहे, दोनों कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ए आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कि लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर ई इंटू ए, ए इंटू ए हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं ए क्या है, ए तो आपका एरिया है, तो सिलेंडर का एरिया होता कितना है, तो आप कहेंगे कि पाई आर स्क्वायर, एच होता है ऊंचाई होती है, तो यहाँ पे ऊंचाई को तो मैंने एल लिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं कि लैम्डा एल बराबर लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर कितना हो जाएगा, ई, और एरिया कितना हो जाएगा 2 पाई आर, और एच का स्थान पे हमने एल लिया हुआ तो यहाँ पे एल हो जाएगा। ओके, तो आपको निकालना क्या है, यहाँ पे आप हेडिंग डाले हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब ई हमें फाइंड आउट करना है। तो ई बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से, तो ई बराबर हम यहाँ पे लिखेंगे, ई बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, लैम्डा एल अपॉन लैम्डा एल अपॉन, एक चीज़ यहाँ पे कर सकते हैं कि एल से एल हमारा कैंसिल हो जाएगा, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होगा, या हम इसको 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के रूप में अगर लिखना चाहें तो ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दें तो लिख सकते हैं यहाँ पे ई बराबर 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है। आप इसको अच्छे से लिख लीजिए। मतलब ये हो गया कि अगर आपको आर दूरी पर, इस छड़ से, इस वायर से अगर आपको आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता निकालनी है, हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर हमें निकालना है तो उसका सूत्र क्या होता है, 2L अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे हम आर को बढ़ाते हुए जाएंगे ई का मान कम होता जाएगा, क्योंकि व्युत क्रमानुपाती, आप देख रहे हैं नीचे आर है, मतलब ई और आर के बीच में जो संबंध है वो व्युत क्रमानुपाती का होता है। आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब इसके बीच में ग्राफ आता है, कभी कभी ग्राफ भी पूछा गया, 1 नंबर में पूछ लिया जाता है, तो उसको भी यहाँ देख लेते हैं हम। ग्राफ भी आपसे पूछा गया है, देखिए यहाँ पे कैसे बनाते हैं। तो देखिए फॉर्मूला भी निकल के आया कि E बराबर 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है। यहाँ आप देख रहे हैं कि E जो है वो अनुक्रमानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती है किसके, आर के। तो इसके बीच में कैसे ग्राफ बनेगा, तो ग्राफ भी आप देख रहे हैं यहाँ पे। ये आपका E है और यहाँ पे हम R दिखा रहे हैं, तो इनके बीच में ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा।
इसका भी स्क्रीनशॉट आप बना लीजिए, क्योंकि ये कई बार ये भी पूछा गया, आपका 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, तो आपका जो पहला अनुप्रयोग था वो समाप्त हुआ। अब हम दूसरे अनुप्रयोग की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं कैसे क्या कॉन्सेप्ट है उसके पीछे। देखिए यहाँ पे तो हेडिंग आप लोग लगा लीजिए। अगला जो एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे, ये भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हेडिंग पहले हिंदी में आप लोग लिखिए। हिंदी में है अनंत विस्तार की अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके, हेडिंग आप अच्छे से इसको डाल दीजिए। और ये भी आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, और आपके बोर्ड एग्जाम में मल्टीपल बार ये चीज़ पूछा गया है, तो ध्यान से इस टॉपिक को भी हम समझेंगे। ओके, देखिए, और ये भी आपका गॉस का ही अनुप्रयोग है, तो गॉस का नियम यहाँ पे भी लगने वाला है। तो हेडिंग में आपने देखा, हेडिंग का नाम क्या है? अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर भी हमें ई फाइंड आउट करना है, क्योंकि आप देख रहे हो, पता क्या करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और किसकी पता करना है? अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर होना चाहिए। तो पहले तो बनाएंगे, उसके बाद देखते हैं कैसे करना है। देखिए यहाँ पे एक चादर बनाते हैं यहाँ पे पहले। सॉरी, ये आपका इनफाइनाइट लेंथ का एक चादर है, और इसको आवेशित करना है तो आवेशित कर देते हैं। लेकिन इससे पहले हम एक गॉसियन सतह कंसीडर कर लेते हैं। एक गॉसियन सतह हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। एक गॉसियन सतह मैंने यहाँ पे कंसीडर किया। ओके, अब इस चादर का हम आवेशित करते हैं, इसको चार्ज्ड करते हैं। मैंने इस पर पॉजिटिव चार्ज लगा दिया। पॉजिटिव चार्ज हमने इसको दे दिया।
इसको मैंने पॉजिटिव चार्ज दे दिया। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमें 3 स्लॉट लेके चलना है, 3 खंड हम लेंगे यहाँ पे। यहाँ पर हम 3 खंड लेकर के चल रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और देखिए यहाँ पे, इसका जो क्षेत्रफल है इसका वो मैंने a मान लिया है। गॉसियन सतह का जो क्षेत्रफल है मैंने मान लिया a है। ओके, अब 3 खंड यहाँ पे लेंगे। पहला खंड मैं चलो यहाँ पे लेता हूँ, फर्स्ट पहला खंड है हमारा। तो पहले खंड का एक छोटा सा पार्ट मैंने लिया, छोटा सा पार्ट लिया। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके डीए की दिशा किधर होगी तो आप कहेंगे राइट साइड में होगी, दाहिने साइड में होगी। और पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड लाइन क्या करेंगी, बाहर जाएंगी। तो इसका मतलब है कि ई की भी दिशा भी किधर होगी, राइट साइड में होगी। अगर ई की दिशा और डीए की दिशा दोनों राइट साइड में है, दाहिने दिशा में है, तो इसका मतलब है कि थीटा बराबर इनके बीच में कितना होगा, 0 डिग्री होगा। पहला स्लॉट हम लेके चल रहे हैं। यहाँ आप देख रहे हो कि थीटा कितना है, 0 डिग्री है। ओके, अब हम अगला स्लॉट लेते हैं, सेकंड स्लॉट लेते हैं यहाँ पे। इसको मैंने दूसरा खंड लिया। दूसरे खंड में अगर मैं डीए की दिशा पूछूं तो आप कहेंगे इस साइड में इसके डीए की दिशा होगी। और पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड लाइन क्या होगी, इससे दूर जाएगा, दूर जाएगा तो ई की दिशा भी इसी साइड में होगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड में बाएं दिशा में आपके डीए और ई दोनों की दिशा है। तो इसका मतलब है कि थीटा बराबर कितना है, यहाँ पे 0 डिग्री है। अब तीसरा खंड हम लेंगे। तीसरा खंड आप इधर ले लीजिए, इस साइड में चाहे इधर ले लीजिए, कहीं पे भी। चलिए मैंने इधर ले लिया, ये दूसरा है। अब तीसरा खंड लेते हैं यहाँ पे। तीसरा खंड मैंने लिया यहाँ पे। ओके, तो तीसरे खंड में आप देख रहे हो कि डीए की दिशा किधर है, वो डाउनवर्ड है, नीचे के साइड में हम दिखा रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं ई की दिशा किधर है, तो ई की दिशा आप इधर दिखा सकते हैं। तो ई और डीए के बीच में एंगल कितना बन रहा है, थीटा। थीटा जो है वो आपका 90 डिग्री है। थीटा कितना है, 90 डिग्री बन रहा है। तो चलिए इसको करते हैं। एक चीज़ और आपको मैंने बताया था कि जब आवेश का वितरण, तो यहाँ पे देखिए जो आवेश का वितरण है किसी पृष्ठ पर हुआ है, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व जो सिग्मा होता है वो किसके बराबर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि सिग्मा बराबर Q अपॉन ए के बराबर होता है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि Q बराबर सिग्मा ए के बराबर हो जाएगा। ओके, आप इसको क्वेश्चन नंबर 1 ले लीजिए। ओके, अब देखिए यहाँ पे, अब आप जानते हैं कि फाई ई क्या है आपका, वैद्युत फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स को मैंने 3 खंडों में तोड़ा हुआ है। देखिए, प्रथम खंड, द्वितीय खंड और तृतीय खंड आपका यहाँ पे है। तो तीनों खंड को वहाँ पे लिखते हैं। तो लिखेंगे सरफेस इंटीग्रल पहले खंड का ई डॉट डी ए, वेक्टर ई डॉट डी ए, प्लस सेकंड खंड का इसी तरीके से लिखेंगे, दूसरे खंड का वेक्टर ई डॉट डी ए। इसी तरीके से हम तीसरे खंड का लिखेंगे यहाँ पे, तीसरे खंड का वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। तो आपको पता है
कि डॉट प्रोडक्ट को अगर हम मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, ई डॉट वेक्टर ई डॉट जो डी ए मैंने लिखा है तो इसको लिख सकते हैं ई डॉट डी ए कॉस थीटा होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले खंड के लिए ई डॉट ई डी ए कॉस। अब देखिए पहला खंड कहाँ पे है, पहला खंड आपका यहाँ पे है ना। पहले खंड के लिए थीटा कितना है, 0 है, 0 डिग्री, 0 डिग्री ले लिया। दूसरे खंड के लिए क्या होगा, ई डी ए कॉस, दूसरे वाले के लिए भी आपका थीटा बराबर 0 डिग्री होगा, प्लस इसी तरीके से तीसरे खंड के लिए अगर हम देखेंगे तो ई डॉट डी ए कॉस 90 डिग्री होगा। ओके, आपको पता है कि कॉस 90 बराबर 0 होता है, तो इसका मतलब है पूरा का तीसरा खंड क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कॉस 0 बराबर 1 होता है, कॉस 0 बराबर 1 होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, देखिए मैं यहाँ पे लिखूंगा। अब अच्छा ये दोनों चीज़ बराबर हो जाएगा, बराबर होगा तो कैसे लिखेंगे कि फाई ई बराबर 2 टाइम्स, से दोनों आपस में जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 टाइम्स सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डी ए और कॉस 0 तो आपका 1 हो जाएगा। ओके, देखिए यहाँ पे अब लिखेंगे गॉस के नियम से। गॉस के नियम से, गॉस के नियम से तो फाई ई बराबर कितना होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो लिखेंगे यहाँ पे इस फाई के स्थान पे हम गॉस के नियम से लिख सकते हैं कि क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर 2। ई आपका क्या है, ई एक कांस्टेंट है, नियतांक है, नियतांक को आप बाहर ले लीजिए। सरफेस इंटीग्रल डीए। ओके, अब आप समीकरण 1 को देखिए। समीकरण 1 में मैंने क्यू बराबर सिग्मा ए लिया हुआ है। समीकरण 1 को अगर आप देख रहे हो तो वहां पे मैंने लिया है सिग्मा बराबर क्यू ए। तो इस क्यू के स्थान पे हम लिख सकते हैं सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर 2e सरफेस इंटीग्रल डी ए, 2e सरफेस इंटीग्रल डी ए। तो सरफेस इंटीग्रल और डी आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, ए बचेगा। तो सिग्मा ए बराबर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2e ए। आप देख रहे हैं दोनों साइड में ए है तो ए से ए कैंसिल हुआ। ओके, और आपको निकालना क्या है, आप कहेंगे हमें निकालना है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब ई हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से ई कैसे निकलेगा, तो यहाँ से हम ई निकाल सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। ई बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। ये आपका फॉर्मूला निकल गया कि अगर कोई भी अनंत विस्तार की समतल एक समान आवेशित आपका अचालक चादर है तो उसके इर्द गिर्द अगर आपको किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E अगर आपको फाइंड आउट करना है तो उसका मान सदैव नियत होगा। क्यों, क्योंकि देखिए R पर निर्भर नहीं कर रही है। इसका मतलब है उसके इर्द गिर्द जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसका मान सदैव समान होगा और वो किसके बराबर होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। ओके, क्योंकि आप एक चीज़ देख रहे हो वहाँ पे कि R से परे है, R से स्वतंत्र है, तो चारों तरफ कोई भी, जैसे हमने लिया
कि आप कल्पना करिए क्या है, आपका एक समान आपका चादर है और इस चादर के चारों तरफ आप किसी भी बिंदु पर आप ई का मान निकालते हैं तो सदैव नियत होगा, और नियत मान किसके बराबर होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। आप इसको बहुत ध्यान से देख लीजिए क्योंकि आगे वाले न्यूमेरिकल्स में हम इसका यूज करने वाले हैं, तो इसको ध्यानपूर्वक आप देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब यहां पर भी आपका ई और आर के बीच में हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो देखिए कैसे करते हैं। आपने फॉर्मूला तो देख ही लिया होगा। फॉर्मूला जो यहां से डिराइव होकर के निकला है कितना है, ई बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसके पहले जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था वहां पर ई बराबर 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हुआ करता था। तो लेकिन इस फॉर्मूले में कहीं पर भी हमें आर का जिक्र नहीं मिलता है, इस फॉर्मूले में हमें कहीं पर भी आर का जिक्र नहीं मिलता है। तो इसका मतलब है, देखिए अगर हम ग्राफ इसके बीच में ड्रॉ करना चाहें तो यहां पे लिखेंगे ई बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और आर से क्या है, परे है। तो अगर मैं यहां पे ग्राफ बनाना चाहूं, देखिए यहां पे ई और आर के बीच में यदि ग्राफ बनेगा और आपका ई है, तो आर से क्या है, स्वतंत्र है। स्वतंत्र होने का मतलब है कि अगर हम चादर के किसी भी बिंदु पर ई का मान निकालें तो सदैव नियत होगा। तो एक इसमें ऐसे पैरेलल एक्स अक्ष के समांतर एक रेखा बनेगी। ये ग्राफ आप बना लीजिए, कई बार पूछा गया इसको भी, तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसका भी स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले लीजिए। ओके, तो देखिए इसी के साथ आपका जो पहला चैप्टर है वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत आवेश, वो ख़त्म होता है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। एनसीईआरटी में यहीं तक आपको दिया गया है। आप देखेंगे एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें 3 आपको गॉस के नियम हैं, लेकिन जो तीसरा गॉस का नियम है वो यूपी गवर्नमेंट ने, आपको पता होगा कि 30% सिलेबस को रिड्यूस कर दिया है, तो भी आपका भाग कट चुका है। तो इस बार जो 2021 की बोर्ड परीक्षा होगी उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने पढ़ाया है, तो आपको तीसरा वाला नहीं पूछा जाएगा। आएंगे तो यही दोनों आएंगे, तो इस बात को भी ध्यान में रखिए। ओके, तो देखिए आगे। अब इसके बाद देखिए कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस होंगे। अब आगे का देखिए अपना प्लानिंग क्या है इसको मैं आपको बता दूं। देखिए थ्योरी तो आप लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ लिया। अब इसके बाद इन टेक्स्ट एनसीईआरटी क्वेश्चंस और एनसीईआरटी के एक्सरसाइज उसको भी कराएंगे जो आपके बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है, जो आने को हैं, और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखेंगे, और हो सकता है कई प्रस्तावित क्वेश्चंस में भी मतलब इम्पोर्टेंट जो है आपके बोर्ड की एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उनको भी देखेंगे। ठीक है, तो आज कुछ क्वेश्चन, आज जितना भी समय बचा हुआ है चलिए कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो कल से जो आपका क्लास होगा वो एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स का हम करेंगे। ठीक है, तो थ्योरी तो आपकी फिनिश हो गई है। चलिए समय बचा है तो कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं। एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन आज चलिए देखते हैं पहले। ओके, कुछ क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन हम लिखते हैं। आप सभी के पास एनसीईआरटी बुक तो होगी ही, तो उसी को आप अच्छे से फॉलो करिएगा। तो चलिए कुछ प्रॉब्लम आज डिस्कस करते हैं। हम लोग यहाँ पे एनसीईआरटी देखिए प्रॉब्लम कैसे कैसे हमें डिस्कशन करना है। हम जो न्यूमेरिकल देखेंगे प्रॉब्लम्स हम लोग जैसे पहला देखेंगे कि एनसीईआरटी क्वेश्चंस देखेंगे,
NCERT, इसमें आपके दो तरीके से क्वेश्चंस होंगे, एक इन टेक्स्ट के होंगे, एक एक्सरसाइज के होंगे। इन टेक्स्ट का मतलब जो बुक चैप्टर के बीच बीच में जो क्वेश्चंस होते हैं उनको हम लोग इन टेक्स्ट क्वेश्चन कहेंगे, और आपका एक्सरसाइज का होगा, एक्सरसाइज होंगे। इसके साथ साथ ये तो पहली कैटेगरी हो गई, अगली जो कैटेगरी होगी कैसे क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम, ओके, प्रीवियस ईयर के प्रॉब्लम देखेंगे, और साथ साथ सजेस्टेड क्वेश्चंस, सजेस्टेड प्रॉब्लम्स या क्वेश्चंस आप लिख देखिए। एक चीज़ और बता दें आपको, देखिए फिजिक्स और मैथ में कभी भी क्वेश्चन नहीं होता तो वहाँ पे हम प्रॉब्लम शब्द यूज करते हैं, तो मैथ में भी आपका प्रॉब्लम ही होता है और फिजिक्स में भी हम लोग प्रॉब्लम ही कहेंगे। तो NCERT में इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज देखेंगे, और प्रीवियस ईयर जो यूपी बोर्ड के प्रॉब्लम्स हैं उनको भी देखेंगे, और थर्ड जो चीज़ है सजेस्टेड प्रॉब्लम्स, जो सजेस्टेड का मतलब जिससे उम्मीद है कि हाँ ये आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, प्रस्तावित जो प्रश्न होते हैं। ठीक, तो चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जब तक आपका टाइम है, अभी है हम लोग के पास, कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए एक सिंपल सा बिल्कुल क्वेश्चन देखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे प्रॉब्लम नंबर 1, ये आपका NCERT का क्वेश्चन है, NCERT इन टेक्स्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखेंगे, एक धातु के टुकड़े से एक धातु के टुकड़े से कितने इलेक्ट्रॉन हटाए जाएं जिससे कि इस पर एक गुणे 10 के घाते -7 कूलाम का धन आवेश रह जाए, कूलाम का धन आवेश रह जाए। क्वेश्चन आप लोग नोट करिए, इसका सॉल्यूशन अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे देंगे, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। आपको मैंने आवेशों का क्वांटीकरण पढ़ाया था। आवेशों का क्वांटीकरण, क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्जेस में मैंने आपको बताया था कि Q बराबर NE होता है। Q क्या है? कुल आवेश है। N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। और E क्या है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में हमें क्या क्या बातें गिवन हैं उसको भी लिखेंगे। दिया गया है Q का मान हमें कितना दिया गया है, आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 × 10⁻⁻7 कूलाम है। और एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है
कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम होता है, 19 कूलाम होता है। तो यहाँ मुझे पता क्या करना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देखिए यहाँ पे पूछा गया कितने इलेक्ट्रॉन हटाए जाए, तो मान लिया मैंने n इलेक्ट्रॉन है और n को मुझे पता करना है। तो समीकरण 1 से अगर मैं पूछूं तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 n बराबर कितना हो जाएगा, Q अपॉन E हो जाएगा। n बराबर कितना होगा, Q अपॉन E होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे Q बराबर कितना है जी, आप कहेंगे कि 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलाम बटा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम। कूलाम से कूलाम कैंसिल हुआ, कूलाम से कूलाम आपका कैंसिल हुआ और इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका, सॉल्व करने पे आएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लीजिए। ये आपके एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं, और भी क्वेश्चन अभी देख रहे हैं। कल की क्लास जो होगी देखिए कंप्लीटली आपका एनसीईआरटी न्यूमेरिकल और प्रीवियस ईयर देखेंगे। आने वाली 1-2 वीडियो जो होगी वो एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स को ही हम लोग फॉलो करेंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। आप इसे लिख लीजिए अच्छे से। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके आप रख लीजिए, फिर बाद में लेक्चर जैसे आपका एंड होगा उसको अच्छे से नोट्स में अपने फॉलो कर लीजिए। नोट्स में अच्छे से लिख लेंगे तो ठीक रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है लिखते हैं, एनसीईआरटी का वो भी क्वेश्चन है। ये भी आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है। देखेंगे आज का एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2। प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम 2 क्या कहता है, देखिए यहाँ पे एक आवेशित चालक में एक आवेशित चालक में एक आवेशित चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन्स बाहुल्य में है, बाहुल्य में है। चालक में उपस्थित चालक में उपस्थित चालक में उपस्थित कुल आवेश तथा उसकी प्रकृति बताइए। उसकी प्रकृति बताइए। उसकी प्रकृति बताइए। आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, सॉल्यूशन अभी मैं दे रहा हूं आपको। देखिए प्रॉब्लम क्या कहता है, एक बार हम फिर से पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिए। प्रॉब्लम 2 कहता है एक आवेशित चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में है। चालक में उपस्थित कुल आवेश तथा उसकी प्रकृति बताइए। हमें जो बॉडी है आपका, चालक जो है, कंडक्टर है, इसके भीतर आपको बताना है कि कुल आवेश कितने हैं, टोटल चार्ज कितना है और साथ में उसका नेचर क्या होगा, उसकी प्रकृति क्या होगी। तो इसको भी हम क्वांटानाइजेशन और चार्ज से करेंगे, आवेशों के क्वांटीकरण से करेंगे। कैसे, देखिए यहाँ पे इसका सॉल्यूशन हम लिखते हैं यहाँ पे।
सॉल्यूशन क्या कहता है कि हमें n बराबर इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितना दिया गया है, 4000 इलेक्ट्रॉन्स हैं। आपको मालूम है कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आपको कुल आवेश पता करना है, कुल आवेश टोटल चार्ज आपका क्यों होता है, ये हमें फाइंड आउट करना है और बताना है कि इसकी प्रकृति क्या होगी। तो पहले कुल आवेश निकालेंगे फिर प्रकृति देखते हैं। तो हम जानते हैं वी नो दैट WKT का मतलब हो गया वी नो दैट, हम जानते हैं कि क्वांटीकरण बराबर कितना होता है, क्यू बराबर क्वांटीकरण से क्यू बराबर NE होता है। तो हमें क्यू पता करना, n का मान कितना है, 4000। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होगा। आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर कितना आएगा, 16 चौका 64 होता है, तो यहाँ से आ जाएगा 6.4 इंटू 10⁻⁻16 कूलम, 10⁻⁻16 कूलम कुल आवेश होगा। देखिए प्रश्न में एक बात हमें और भी पूछा गया यहाँ पे कि उसकी प्रकृति बताइए, उसका नेचर क्या है। तो आप मुझे बताओ नेचर के बारे में, चलिए हम देखते हैं प्रकृति के बारे में। इसकी प्रकृति पर अगर हम चर्चा करें, इतना पहले लिख लीजिए फिर चर्चा कर रहे हैं उस पर भी, इसको लिख लीजिए। देखिए यहाँ पे आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनों पर ऋणात्मक आवेश होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और इस पे 4000 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इसका मतलब है कि पूरे पिंड पर या कहे चालक पर ऋणात्मक आवेश होगा। तो एक बात लिख सकते हैं प्रकृति पर कि चूंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है, ऋणात्मक आवेश होता है तो चालक पर कुल आवेश भी कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। कुल आवेश भी ऋणात्मक होगा। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, तो देखिए आज की क्लास हम यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं, और जो अपनी अगली वीडियो आएगी, नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को और सजेस्टेड प्रॉब्लम्स, इन चीज़ों को हम अच्छे से लेकर के चलेंगे। और आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए, बताइए कि यहाँ पे वीडियोस चल रही हैं, और यहाँ वेल अप टू डेट सिलेबस को ख़त्म करने की भी पूरी गारंटी है कि हम 31 जनवरी 2021 तक हम अपने कोर्स को पूरी समुचित तरीके से, आपका एनसीईआरटी कंप्लीट नोट्स भी होगा, आपके प्रॉब्लम्स भी डिस्कशंस होंगे, और टाइम मिला तो हम लोग सैम्पल पेपर वगैरह भी डिस्कस कराएंगे यहाँ पे। तो पूरा अपना टारगेटेड चीज़ें हैं यहाँ पे। तो इस चीज़ को बताइए, अपने दोस्तों को बताइए, अपने मित्रों को बताइए, अपने आस पड़ोस संबंधी जो भी हैं आपके, उन तक एक बात पहुँचाइए। और इसी के साथ साथ आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।